जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2019 वेरिएंट 42। ठीक है, सो अक्टूबर नंबर 19 वेरिएंट 42। सो क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। जी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है जी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? स्टेट द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। The gravitational force of attraction between two point masses is directly proportional to product of masses and inversely proportional to the square of separation between them. ठीक है, आपको आता है। अच्छा, बी पार्ट। The astronaut of Johannes Kepler showed that the period t of rotation of the planet about the sun is related to its mean distance r from the center of sun is given by the expression r cube over t square is equal to k where k is constant. Use Newton's laws to show that the planets in circular orbit about the sun of mass m where k is given by this where g is the gravitational constant. ये प्रूव करना है आपने। ओके, k इसके इक्वल है। Show that, explain your working. जी about the sun is related to the mean distance r where k is use the relation to show that the constant is given। अब ये शो करना है। तो बेटा आपको पता है ना सर्कुलर मोशन में है, जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जी एम ओवर आर स्क्वायर is equal to what? Centripetal force m r ओमेगा स्क्वायर। मैथ से कैंसिल हो गया, r उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए जी एम इज इक्वल टू आर क्यूब और ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर। जी सब्जेक्ट बनाना है किसको? आर क्यूब ओवर ये, इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? इसको इधर लिख लेते हैं, आर क्यूब ओवर टी स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर जी एम। अभी 4 पाई स्क्वेयर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वेयर ओवर टी क्यूब इज इक्वल टू जी एम ओवर 4 पाई स्क्वेयर। ये प्रूव हो गया, पाई स्क्वेयर सॉरी, ये किसके इक्वल है? ऑब्वियसली के इक्वल है। तो ये प्रूव हो गया, हमने प्रूव्ड। 4 मार्क्स किस चीज़ के हैं इसके? सही किया हमने, बिल्कुल ठीक है। ज़रा बता दिया करें, ये जो हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे ओमेगा 2 पाई ओवर टी के इक्वल है, इसको अलग से बता दें, फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, फिर सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा आगे चल रहे हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ओके नेक्स्ट, अ सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट मार्स। ओके, सर्कुलर ऑर्बिट में है। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज दिस मच, द ऑर्बिटल टाइम पीरियड इज दिस मच। यूज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। ओके, आपको रेडियस गिवन है, हमने क्या प्रूव किया अभी पीछे? आर क्यूब ओवर टी स्क्वायर कि टी स्क्वायर ओवर आर क्यूब? आर क्यूब ओवर टी हमने प्रूव किया है, आर क्यूब ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये प्रूव किया है। इस एक्सप्रेशन को यूज करना है, यहां पे यूज करना है। हाँ जी, आपको सब वैल्यूज गिवन है, मैथ्स निकालना है। ठीक है बेटा, मैथ्स निकालना है, मैथ्स। तो आपको रेडियस भी गिवन है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी गिवन है, और आपको टाइम पीरियड भी गिवन है, बाकी तो कांस्टेंट है, तो वैल्यूज डाल दें बस। ये रेडियस की जगह ये वैल्यू डाल दें, कितना है? 4.38 इंटू 10 पावर 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 2.44 घंटों है ना, इसको सेकंड में 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, स्क्वायर। और क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू जी की वैल्यू पता ही है आपको कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू एम ओवर 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, 4 इंटू
3.14 का स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व इट तो मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो मैथ्स की वैल्यू आएगी, चेक करने दो, 6.45 इंटू 10 पावर 23। जी मैथ्स की वैल्यू आ रही है 6.45 इंटू 10 पावर 23 किलोग्राम्स, ठीक है। कैलकुलेटर से आप चेक कर लें, ये आंसर आएगा इंशाल्लाह। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, स्मोक पार्टिकल आर सस्पेंडेड इन स्टिल एयर, ब्राउनियन मोशन ऑफ द स्मोक पार्टिकल कैन बी सीन, डिस्क्राइब व्हाट इज सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या नजर आता है ब्राउनियन मोशन में? टाइनी ब्राइट स्पेक्स मूविंग रेंडमली, टाइनी ब्राइट स्पेक्स मूविंग रेंडमली, हैप्पैज़र्डली, कुछ भी कह सकते हैं आप। हाउ द ब्राउनियन मोशन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका हाउ द ब्राउनियन मोशन, ये जो जिगजैग मोशन होती है ना पार्टिकल्स की, यूं 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 यूं, ये कैसे प्रोवाइड करती है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन में है। तो ये बताएंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स आर बम्बार्डिंग अनइवनली, बम्बार्डिंग है, स्मोक पार्टिकल को टक्कर मार रहे हैं, अनइवनली टक्कर मार रहे हैं, इसलिए वो पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? बम्बार्ड कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल बम्बार्ड कोलाइड, बम्बार्ड एक ही बात है, कोलाइड टू स्मोक पार्टिकल्स और these bombardments are uneven, these collisions, bombardments are uneven, collisions are uneven, एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम, so responsible for haphazard motion. So which is responsible? Which is responsible for haphazard motion? Haphazard motion of smoke particle, like, ठीक है, पता ही है, तुमने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है, एस में पढ़ा हुआ है, तुम्हें पता है। नेक्स्ट भी, नेक्स्ट, A fixed mass of an ideal gas has volume this much, आपको वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है इस साइड पे। द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल द टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसको हीट अप कर रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। द क्वांटिटी ऑफ द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट 1 केल्विन इज दिस मच। अच्छा भी क्या कहते हैं जी, थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन, इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी जैसे होता है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी, ये 12.5 जॉल्स है। कैलकुलेट टू 3 सिग्फिग द अमाउंट इन मोल्स, अमाउंट इन मोल्स, इसको यूज करें, इसको यूज करें, इसको यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वैल्यूज आपके पास हैं। प्रेशर कितना है, 3.51 इंटू 10 पावर 5, वॉल्यूम कितना है, सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, 2.4 इंटू 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 1 मिलियन मीटर क्यूब, 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 1 मीटर क्यूब में, तो 10 पावर -6 आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 पावर -2 मीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर इसका क्यूब ले लें, क्या आ जाएगा 10 पावर -6 मीटर क्यूब, दोनों साइड का क्यूब लेंगे ना। तो मैंने एक स्टेप खा गया हूँ मैं, मुझे यहाँ पे से क्या लेना चाहिए था, क्यूब, 10 पावर -2 होता है ना, से क्यूब लेंगे ना तो ये आ जाएगा 10 पावर -6, इसलिए n निकालना है, r कितना होता है 8.31 और टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, केल्विन में गिवन है 290 जी। सॉल्व किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं हमारे पास 0.350 0.350 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। मोल्स को याद रखिएगा 0.350। अगला पार्ट,
थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द चेंज, थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द चेंज। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी होती है ना आमतौर पे, ठीक है। यहाँ पे हम निकालेंगे nc डेल्टा टी और मोलर हीट कैपेसिटी यूज करेंगे, मोलर वाली चीज यूज करेंगे। n कितना है 0.350, मोलर हीट कैपेसिटी कितनी थी 12.5। हाँ ड्यूरिंग द चेंज कितनी थी 12.5। 12.5 और टेम्परेचर कितना करना है 290 से 310। हाँ जी ये 12.5 है और ये हो जाएगा 310 माइनस 290। सॉल्व करेंगे तो आंसर रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं आप कि जी एक मोल को पहले आप ये निकालें कि एक मोल का टेम्परेचर चेंज करना है तो कितनी हीट चाहिए 12.5, तो फिर 0.350 का चेंज करना है तो कितनी चाहिए होगी x, फिर एक केल्विन चेंज करना है तो हीट इतनी x चाहिए, और जब 20 केल्विन चेंज करना होगा तो कितनी चाहिए। तो आपको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह भी आ सकता है, उस तरह भी आ सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना mc डेल्टा टी, होता है nc डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी यूज करते हैं। अच्छा, फॉर द चेंज इन गैस स्टेट द क्वांटिटी ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस। एक्सटर्नल वर्क डन तो जीरो है ना, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। एक्सटर्नल वर्क डन इज जीरो, नो वर्क इज डन। एक्सटर्नल वर्क डन कब होता है, जब वॉल्यूम चेंज होता है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, विच डायरेक्शन ऑफ दिस चेंज, डायरेक्शन क्या है, बढ़ रही है कम हो रही है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, बढ़ रही है। देखो ना पहले टेम्परेचर कम था, बाद में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा अब क्या करना है हमने, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी और उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, पॉजिटिव है, और उसकी वैल्यू कैसे आएगी, कितनी एनर्जी बढ़ी, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। तो ये तो जीरो होगी ना, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्यू के इक्वल हो गई। क्यू जो इधर आंसर आया था आपका, इधर आंसर कितना आया था मैं बताता हूँ ये आपको आंसर। हमारा आंसर आया था 87.3, 87.3 था ना ये आंसर। तो इतनी एनर्जी 87.3 और इट इंक्रीजेस। डायरेक्शन का मतलब बढ़ रही है कम हो रही है बताना है। तो आसान पार्ट था, मुश्किल नहीं था। अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है, 1 kg मैस का स्टेट चेंज करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितनी हीट चाहिए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ये होती है ना, L इज इक्वल टू Q बाय M, हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट मैस टू चेंज द स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर पर यूनिट मैस टू चेंज द स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, बी पार्ट। A student uses the apparatus illustrated in figure 3.1 to determine the value of specific latent heat of fusion of ice. The balance reading measured the mass of the beaker and the melted ice water. ठीक है जी, ये pan of balance है, ये melted ice है, the beaker, ठीक है। The heater is switched on the pieces of ice at 0 degree Celsius and added continuously to the funnel so that heater is always surrounded by the ice. Okay. आइस और डालते जा रहे हैं 0 डिग्री पे ताकि सराउंडेड रहे। When the water drips out the funnel at a constant rate, the balance reading is noted at 2 minute interval. After 10 minutes, the current in the heater is increased and the balance readings are taken for further 12 minutes. ठीक है जी, क्या कह रहे हैं आपको, when water is dripped out of funnel at a constant, heater को ऑन किया कि नहीं किया, the heater is switched on and a piece of iron are added. When the water drips out at a constant rate, the balance reading is noted at 2 minute intervals. ठीक है, आफ्टर 10 मिनट, 2-2 मिनट के इंटरवल से आप रीडिंग लेते रहे, फिर आपने क्या किया, हीटर का करंट बढ़ा दिया है और दोबारा रीडिंग ली है और फर्दर 12 मिनट तक रीडिंग ली है। ओके, देखते हैं। द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द बैलेंस रीडिंग इज शोन। पहले बैलेंस रीडिंग ये थी, फिर बैलेंस रीडिंग में बढ़ रही है। ओके, कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। मैस और टाइम,
ग्राफ गिवन है. द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर शोन. वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग शोन है 0 to 10 minutes. आफ्टर 10 minutes पावर रेटिंग शोन है. फ्रॉम 0 to 10 minutes 65 gram of ice is melted. Use figure 3.2 to determine the mass of ice melted from 12 minutes to 22 minutes. Okay. From 0 to 10 minutes 65 gram of ice is melted. Okay. और आपने बताना है use figure 3.2 to determine the mass of ice melted for the time 12 minutes to 22 minutes. Okay. पहले 10 मिनट में 65 ग्राम आइस मेल्ट हुई है. ग्राम आइस मेल्ट हुई है. 65 ग्राम देखें जी, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट इसी को ले लेते हैं पॉइंट, ये और ये 0 है, ये 50 है, इसका होता है ये 55 होगा ये वाला, और ये कितना होगा 100, 110, 120, 120. तो ये कितना मैस मेल्ट हुआ 65 ग्राम्स. ठीक है ना, मैस ऑफ मेल्टेड आइस. ओके, आगे कितना हुआ 120 से 12 से शुरू करें, 12 से 22 तक. ये 12 पे इतना था, 22 दरमियान में हो गया ये 22. ये 150 है और ये देखना पड़ेगा ये 240 होगा, नहीं 250, 260, 270, 280, सही है ना. हाँ, ये 260 है, ये 270 है, ये 280 है, 285 है, 285 और यह 150. 285 माइनस 150, 155, 3, 135 ग्राम्स. हाँ जी, हमने चेक किया कितना आ रहा है 135 ग्राम्स. ये ऑलमोस्ट कह रहे हैं 140 ग्राम्स. एक मिनट चेक करने तो मैंने गलत तो नहीं किया. यहाँ पे कितनी रेडियस है 12. अच्छा मैं आगे चला गया हूँ बेटा, ये 12 पे ये नहीं है, ये लाइन टेढ़ी हो गई थी, सॉरी यार. 12 पे ये यहाँ पर है और ये पॉइंट है नीचे वाला 145. 150 नहीं है बेटा, सॉरी ये 145 है, पढ़ने में गलती होगी मुझसे, आई एम सॉरी फॉर दैट. ये 145 है और उठाते हैं. ये 12 पे चेक करें, ये 145 है और 22 पे चेक करें हम, ये कितना था 285. 285 माइनस 145, 140 ग्राम्स. इस दौरान में 140 ग्राम आइस मेल्ट हो रही है. 140 ग्राम आइस मेल्ट हो रही है, ग्राफ से पता चल गया आपको. ठीक है जनाब, 140 ग्राम याद रखिएगा. अच्छा, explain why although the power of heater is changed, the rate at which thermal energy is transferred from the surrounding is constant. Okay, सराउंडिंग से जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. किस चीज़ पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम द सराउंडिंग. वो पहले भी 0 था, अब भी 0 है. और टाइम पे डिपेंड करती है. पहले भी 10 मिनट में रीडिंग ली थी, अब भी 10 मिनट में रीडिंग ली है. तो टाइम इज सेम एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम. तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस एंड टाइम दोनों चेंज नहीं हो रहे. ठीक है, तो बता देंगे आप टाइम एंड टेम्परेचर डिफरेंस. पहले टेम्परेचर डिफरेंस, एंड द रेट एट. अच्छा रेट की बात करें, भी टाइम की बात नहीं करेंगे, बस टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम. अगर रेट ना होता ना, खाली एनर्जी की बात करते तो टाइम की बात करते. डिटरमिन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. डिटरमिन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो क्या होगा, पहले केस में हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीटर, E1 कह देते हैं. हीट या पावर ट्रांसफर फ्रॉम द हीट भी कर सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम है हमारे पास.
इज इक्वल टू एम एल, अच्छा प्लस हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग भी तो है ना, हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग H प्लस E1 इज इक्वल टू M1L, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, H प्लस E2 इज इक्वल टू M2L। इन दोनों को माइनस कर दें, अभी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जब माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू M1L माइनस M2L, तो हो जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, L कॉमन ले लें, तो लेटेंट हीट आ जाएगी E1 माइनस E2 ओवर M1 माइनस M2, ठीक है, ऐसे निकालेंगे आप। तो एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी होता है, पावर होता है ना, एनर्जी पावर होता है एनर्जी ओवर टाइम, तो एनर्जी किसके इक्वल होगा, पावर इनटू टाइम के। टाइम 10 मिनट है आपके पास, टाइम डिवाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो पावर निकालें E1, पावर की वैल्यू टेबल में गिवन है हमारे पास, टेबल चेक करते हैं वैल्यूज कैसे गिवन है। जी, determine the value specific, calculate and do the thermal energy transfer from the surrounding to the ice, ओके। लेटेंट हीट निकालनी है आपने, मैंने 2 इक्वेशन बना ली क्योंकि आपसे 2 बार एक्सपेरिमेंट किया है। ये थी जी 1.8 एम्पियर और 7.3 वोल्ट, 1.8 एम्पियर एंड 7.3 वोल्ट, 1.8 एम्पियर एंड 7.3 वोल्ट एनर्जी VTI। ये मिटा दूं जरा, जगह नहीं है ना, तो क्या देखिए E1 माइनस E2, ये होता है VTI, V1 माइनस V2T I2 इज इक्वल टू L M1 माइनस M2। हमने 2 बार इक्वेशन, V1 कितना था भूल गया, वैल्यूज 7.3 और 1.8, ये है 7.3 और करंट है 1.8 और टाइम 10 मिनट है 600 सेकेंड्स, माइनस V2, वोल्टेज 2 कितनी है 15.1 और 3.6, 15.1 इंटू 3.6 इंटू 600, लेटेंट हीट निकालनी है और मैसेज ग्राम में ले रहा हूँ मैं, पहले कितनी थी 65 ग्राम्स, फिर कितनी है 140 ग्राम्स, 65 लिखा था यार ये। आप एक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, अगर हम हीट सराउंडिंग, हमने तो सराउंडिंग की हीट को कैंसिल करने के लिए ऐसा किया ना, 2 इक्वेशंस बनाई हैं, आप एक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं कि उसने एक्यूरेट नहीं मांगा हुआ। अच्छा, अब सॉल्व करेंगे तो लेटेंट हीट कितनी आ जाएगी, इससे इसको माइनस करें और इस पर डिवाइड करें, कैलकुलेटर चाहिए मुझे, लेट मी चेक, 1 मिनट प्लीज मुझे दें। हाँ जी, मेरा आंसर क्या आएगा मुझे चेक करना ज़रा, क्योंकि मार्किंग स्कीम और तरीके से किया हुआ है। 7.3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 600 माइनस 15.1 मल्टीप्लाई बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 600, it gives divided by 65 minus 140, bracket close, 329.7, almost 330 grams पर, इसकी यूनिट क्या बनेगी, जॉल्स पर ग्राम इसकी रीडिंग बनेगी। तो बेटा इस तरीके से आएगी। और इफ यू प्लीज, क्या किया हमने, 2 इक्वेशंस बनाई,
दो इक्वेशंस बना के उसको माइनस कर लिया एक दूसरे को, तो कैंसिल हो गया इसका इफेक्ट, और उसके बाद सॉल्व कर लिया। ठीक है, दो इक्वेशंस बनाई, आपको पता ना हीट क्या कर रहा है, वो हीटर से भी हीट ले रहा है, सराउंडिंग से भी ले रहा है, और एमएल, तो दो इक्वेशंस बनेगी ताकि सराउंडिंग से जो है ना सराउंडिंग का इफेक्ट कैंसिल हो जाए। अच्छा, कैलकुलेट द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, कैलकुलेट द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, किस रेट पे सराउंडिंग से एनर्जी आ रही है, तो आप आर अपनी इक्वेशन लिखी थी ना, हमने क्या इक्वेशन, कोई सी एक इक्वेशन निकालें, हमने लिखी थी इक्वेशन E1 प्लस सराउंडिंग से जो हीट गेन की थी वो इज इक्वल टू क्या यूज़ किया था, M1L, ये इक्वेशन लगा लेते हैं। रेट निकालना है ना, तो टाइम पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी, टाइम पे डिवाइड कर दें, ये तो पावर बन जाएगी ना। ये चीज़ आपने निकालनी है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो H/T इज रेट ऑफ हीट इज इक्वल टू व्हाट, M1L/T इंटू माइनस ये क्या बन जाएगी, E1/T पावर बन जाएगी, एनर्जी ओवर टाइम पावर होती है, पावर बन जाएगी, पावर VI। M1 कितना था 65 ग्राम्स, और ये कितना था 330, और टाइम कितना था बेटा 600 सेकेंड्स, और माइनस पावर VI, वोल्टेज और करंट, ऊपर वोल्टेज और करंट चेक करें तो 7.3 and 1.8, 7.3 and 1.8, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 1.8, ये सॉल्व करते हैं इसको ज़रा, 65 मल्टीप्लाई बाय 330 डिवाइडेड बाय 600, ठीक है, माइनस 7.3 multiply by 1.8, it gives 22.6, 23 almost, 22.6, 23 जॉल्स पर ग्राम। तो बेटा क्या इक्वेशन बनाई आपने, दोबारा सुन लें अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को। ये क्या है, हीट गेन फ्रॉम द हीटर, हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग, और ये क्या था, ये पावर बन गया। असल में इक्वेशन क्या थी, E प्लस दिस इज इक्वल टू ML, हीट गेन फ्रॉम द हीटर, एनर्जी गेन फ्रॉम द हीटर, एनर्जी गेन फ्रॉम द सराउंडिंग इज इक्वल टू ML। क्योंकि आपने रेट ऑफ एनर्जी निकालनी है, पावर निकालनी है, तो टाइम पे डिवाइड कर दें, इसको भी टाइम पे डिवाइड कर दें, इसको भी टाइम पे डिवाइड कर दें, इसको भी टाइम पे डिवाइड कर। रेट का मतलब होता है पावर, ये तो पावर ही बन गई ना, ये जाके माइनस हो गई, तो रेट ऑफ हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग H/T निकालना था आपने, सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। थोड़ा सा सोचने वाला था, मुश्किल होगी आपको, लेकिन अब कर लेंगे आप। अच्छा भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज पढ़ें जरा क्वेश्चन नंबर 4 को। हाँ जी, अ बॉल ऑफ मास m इज हेल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय टू आइडेंटिकल एक्सटेंडेड स्प्रिंग एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.1। ठीक है जी, वन स्प्रिंग इज अटैच टू द फिक्स पॉइंट, द अदर स्प्रिंग इज अटैच टू एन ऑसिलेटर। ओके, ये फिक्स पॉइंट पे अटैच है, ये ऑसिलेटर से अटैच है। The oscillator is switched off, oscillator को ऑफ किया हुआ है। The ball is displaced sideways along the axis of the spring and released the variation with time t of the displacement axis shown। और ये damped oscillations हैं। अब इसको ऑफ किया हुआ है और ये oscillate कर रहा है और ये damped oscillations है। करना क्या है? What is meant by damping? Damping क्या होती है? It is gradual loss in power, the loss in energy, power भी energy कहते हैं। The evidence provided by the motion is damped, amplitude is decreasing, amplitude decrease होता जा रहा है। The acceleration is given by the expression this, where k is constant. Use the data to find the angular frequency. Angular frequency निकालनी है। Use the data from figure, angular frequency निकालनी है। Okay, angular frequency क्या होती है? ओमेगा 2 पाई ओवर t। तो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं ऊपर से ग्राफ से और इस इक्वेशन में डाल देंगे। हाँ जी, टाइम पीरियड कितना है जनाब? टाइम पीरियड 0.8 सेकेंड्स, पीक टू पीक ये 0.88 सेकेंड। देख लो 1.6 में 2 साइकिल्स हो रहे हैं तो 0.8 सेकेंड्स टाइम पीरियड आ गया, ओमेगा आ गया। ये 0.8 सेकेंड्स है, इसको यहाँ पे डालेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है जनाब, ओमेगा की वैल्यू आ रही है 7.9 रेडियन पर सेकेंड, 7.9। अच्छा आगे कहते हैं यूज योर आंसर टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के निकालना है। अब मुझे पता है एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है,
ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर से, तो मुझे पता है 2k ओवर m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है, के निकालना है, मैस कितना है, मैस 1.2 किलोग्राम्स, तो वैल्यू डाल दें 2k ओवर 1.2 इज इक्वल टू ओमेगा कितना है 7.9 का होल स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट द वैल्यू ऑफ k, मैं चेक करता हूँ कितनी आ रही है k की वैल्यू, 37 न्यूटन पर मीटर, 37 आ रही है जनाब, ये 37 आ गई। ठीक है, आगे चल रहे हैं। उसके बाद क्या किया जी, द ऑसिलेटर इज स्विच्ड ऑन, ऑसिलेटर को स्विच ऑन किया, द ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज कांस्टेंट, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0.7 टू दिस, वेयर दिस सारा कुछ है। ऑन फिगर शो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको पता है रेजोनेट करेगा ना, रेजोनेंस का वाला ग्राफ क्या होता है, 0.7 से शुरू होगा, यहाँ पे पीक मिलेगी, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस वाला जो ग्राफ था इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, पीक यहाँ पे मिलेगी। अच्छा आगे कहते हैं सम सैंड इज नॉट स्प्रिंकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सम सैंड इज नॉट स्प्रिंकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, स्टेट 2 चेंजेस दैट अकर्ड द लाइन यू हैव। अब रेत डालने से डैम्पिंग बढ़ जाएगी, डैम्पिंग बढ़ जाएगी तो ये ग्राफ नीचे भी आ जाएगा और थोड़ा फ्लैट हो जाएगा और थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, तो ये थोड़ी सी पीछे हो जाएगी, ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता, उधर भी दिखा दें तो खैर है, लेकिन थोड़ा सा पीछे एक्चुअली ऐसा होता है, ग्राफ डैम्पिंग बढ़ जाएगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कम गेन होगा और क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम पीरियड प्रोलॉन्ग होने से, फ्रीक्वेंसी कम होने से थोड़ा पीछे चला जाएगा। बाज़ दफ़ा ये उधर ही दिखाते हैं, बाज़ दफ़ा ये पीछे दिखाते हैं, तो दो चेंजेस होंगे, एक तो नीचे आ जाएगा, एक फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक एकूस्टिक इम्पीडेंस। क्या होती है, Z इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, इस प्रोडक्ट होता है इसका, इसको स्टेटमेंट में बता देंगे। द डेंसिटी ऑफ सैंपल ऑफ बोन इज दिस मच, द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस मच, कैलकुलेट द स्पेसिफिक एकूस्टिक इम्पीडेंस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, Z इज इक्वल टू रो इंटू सी, रो की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसको केजी पर मीटर क्यूब में लाना है, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख दिया, वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल होता है। नहीं पता तो सॉल्व कर लें, इसको कन्वर्ट करके देख लेना, वैसे पता होना चाहिए। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल होता है। कैसे आया, कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, 1 ग्राम है और नीचे क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्ट करना है, ऊपर केजी लेके आना है, नीचे मीटर क्यूब लेके आना है, कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। ग्राम को केजी में चेंज करना है, 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1000, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में डिवाइड करना है तो 1 मिलियन पे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 मीटर क्यूब में 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 मिलियन। 3, इसको उल्टा करें, मिलियन ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मिलियन ऊपर 1000 नीचे, 3 0 कट गए, तो ये आ जाएगा रिलेशन। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 1800, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है बेटा 4.1 इंटू 10 पावर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बड़ा सा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। हाँ जी, आंसर आ रहा है 7.4 इंटू 10 पावर, पता नहीं कितना, एक ऐनक लगाने दो, 10 पावर 6 है मेरे ख्याल से, 7.4 इंटू 10 पावर 6, 7.4 इंटू 10 पावर 6, आसान सा क्वेश्चन था, हो गया, ये 6 लिखा प्यारा सच है। ठीक है जी, एकूस्टिक इम्पीडेंस आ गई 7.4 इंटू 10 पावर 6। आगे चल रहे हैं, अ पैरेलल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड पासिस थ्रू द लेयर ऑफ द फैट एंड मसल। ओके, पहले फैट से गुजरेगी, फिर मसल से गुजरेगी, फिर ट्रांसमिट होगी, 2 जगह से गुजरेगी, यहाँ भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, यहाँ भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। द फैट हैज थिकनेस दिस मच एंड मसल हैज थिकनेस दिस मच, द डेटा फॉर फैट एंड मसल्स आर गिवन, आपको गिवन है, दोनों की एकूस्टिक इम्पीडेंस गिवन है, दोनों का एटेन्यूएशन कोफिशिएंट भी गिवन है,
स्पेसिफिक एटेनुएशन, लीनियर एटेनुएशन कोफिशिएंट भी गिवन है। द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू बाउंड्री बिटवीन द फैट एंड द मसल। ओके, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जनाब, पहले तो हमें दोनों का निकालना पड़ेगा, इसके ज़्यादा नंबर होने चाहिए यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा। अच्छा पहले तो एक पर कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी दैट इज ट्रांसमिटेड टू द बाउंड्री बिटवीन फैट एंड मसल। ओके ओके, 1 नंबर क्यों है भाई? फ्रैक्शन ट्रांसमिटेड, एक मिनट। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू बाउंड्री बिटवीन फैट एंड मसल। फैट एंड मसल, फैट एंड मसल, फैट एंड मसल, कहाँ है जी फैट एंड मसल? यहाँ पे जो ट्रांसमिट हो रही है इंटेंसिटी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो जा रही है, तो इनका इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, इसको 1 से माइनस कर लेंगे। फैट एंड मसल का आपको गिवन है ये गिवन है, तो इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अल्फा आ जाएगा ना। पहले इसको मिटाता हूँ। हाँ जी, अल्फा ये होता है IR ओवर I, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। Z2, ये Z2 कर लेते हैं, 1.3 माइनस 1.7 होल स्क्वायर और 1.3 प्लस 1.7 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.4 ओवर 3 होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 0.16 ओवर 9, ये आ जाएगा, इसको 1 से माइनस भी करना पड़ेगा, 0.16 डिवाइडेड बाय 9, इट गिव्स 0.0178। अब ये तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है ना, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा आपको पता है, IR ओवर I प्लस IT ओवर I इज इक्वल टू 1, तो ये देखिए माइनस हो जाएगा, तो IT ओवर I इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इसको अल्फा बोलते हैं, इसको अल्फा अल्फा भी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 0.0178 माइनस 1, तो 0.982। मार्किंग से चेक करने से सही किया कि गलत किया, 0.98 यार है, ठीक है। हाँ जी, पहला पार्ट हो गया 0.98, जो ट्रांसमिट होगी वो 0.98 है। ओके, उसके बाद क्या कहता है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एटेनुएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। एटेनुएशन क्या होती है, द ग्रेजुअल लॉस इन पावर which is converted into heat energy, reduction in power as the wave passes to the medium। ठीक है जी, रिडक्शन इज पावर एज द वेव पासेस टू द मीडियम, मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ है। अच्छा आगे कहते हैं डेटा फॉर द लीनियर, जी बेटा, द डेटा फॉर लीनियर attenuation coefficient are given in figure 5.2। determine the ratio of intensity of sound transmitted through the medium, intensity of sound ultrasound entering the medium। किसके लिए? फर्स्ट पार्ट फॉर द लेयर ऑफ थिकनेस दिस मच। ओके, यूं है ना आपका, यहां पे है फैट, ये मसल, इसकी थिकनेस है 0.45 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस है 2.1 सेंटीमीटर। वो क्या कह रहा है, यहाँ जो इंटेंसिटी आ रही है, यहाँ जो इंटेंसिटी आ रही है आई, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंटरिंग, ये आई एंटर हो रही है, और जो इस फैट से ट्रांसमिट होके यहाँ तक पहुँची है, यहाँ तक बिल्कुल बाउंड्री तक, यहाँ तक पहुँची है, इतनी थिकनेस ट्रांसमिट होके यहाँ तक पहुँची है, इस इंटेंसिटी को बोलता हूँ I1। द इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम I1 ओवर इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड एंटरिंग द मीडियम। असल में क्या निकालना है, I1 ओवर I निकालना है। अब मुझे पता है I1 किसके इक्वल होता है, I1 किसके इक्वल होता है, जितनी इंटेंसिटी यहाँ से एंटर हुई है, जब वो आगे जाएगी तो एक्सपोनेंशियली कम होती जाएगी ना, एब्जॉर्ब होती जाएगी ना, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी ना, तो ई वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, आई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस म्यू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, I1 ओवर I
इज इक्वल टू ई पावर माइनस म्यू एक्स। अब म्यू की वैल्यू भी गिवन है, एक्स की वैल्यू भी गिवन है। ई पावर माइनस म्यू कितने हैं, पीछे चेक करते हैं, 0.24 था मेरे ख्याल से, 0.24 पर सेंटीमीटर, 0.24 और एक 0.23 है, तो क्या आ जाएगा 0.24 मल्टीप्लाई बाय 0.45, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। सॉल्व करते हैं इसको, इसको सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट 0.898, तो 0.90 ऑलमोस्ट, ये रेशियो आ गया। बी पार्ट, द लेयर ऑफ मसल ऑफ थिकनेस 2.1, अब जो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट हो गई है, द लेयर ऑफ मसल, द इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम, जो यहाँ पे पहुंची है I2 एंड इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड एंटरिंग द, और जो यहाँ पे यहाँ से चली थी, मतलब I3 जो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसमिट हुई है, तो आपने क्या निकालना है बेसिकली I2 ओवर I3। तो मुझे पता है I2 ओवर I3 किसके इक्वल है, हाँ जी किसके इक्वल है, I2 किसके इक्वल होगी, जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे एंटर होगी वो एक्सपोनेंशियली डिके होती जाएगी, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा ई पावर माइनस म्यू एक्स। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा I2 ओवर I3 इज इक्वल टू ई पावर माइनस म्यू, 0.23 है और ये 2.1 है। सॉल्व करते हैं इसको, तो आ रहा है 0.62, ये आ रहा है 0.62, ठीक है 0.62 आ रहा है। अच्छा बेटा आगे चल रहे हैं, यहाँ पे इनके आंसर याद रखिएगा। अच्छा आगे कहते हैं यूज योर आंसर्स इन B1 टू डिटरमिन द फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी एंटरिंग द लेयर ऑफ फैट दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द लेयर ऑफ मसल। वो कह रहा है यहाँ से एंटर हुई कि फैट और ये मसल, यहाँ पे एंटर हुई I और जो यहाँ से निकली IT, वो बतानी है आपने। यूज योर आंसर टू डिटरमिन द फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी एंटरिंग दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मसल, मतलब IT ओवर I। अब मुझे पता है IT किसके इक्वल है बेटा, IT इसके इक्वल है कि पहले यहाँ से I इंटेंसिटी चली, I चली, फैट से गुजरी तो क्या हुआ ई पावर माइनस μ1 x1 वो कम हो गई। फिर जो यहाँ पे पहुँची उसका ट्रांसमिट कितनी हुई, यहाँ पे आपने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाला था 0.98, पिछले पार्ट पे निकाला था 0.98, या ये मैं लिख देता हूँ IT ओवर I, 0.98 आ गया था। फिर जितनी यहाँ पे पहुंची वो इस मसल से भी गुजरेगी, वो भी एक्सपोनेंशियली डिके हुई, माइनस μ2 x2 ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज डाल दें, ये I तो इधर आ जाएगा ना, IT ओवर I इज इक्वल टू ई पावर माइनस μ1 x1 कितना था, अभी फिर से पार्ट पे निकाला था 0.90, लेकिन एक्चुअल वैल्यू थी 0.898, एक्चुअल वैल्यू यूज करेंगे 0.898। IT ओवर I कितना था, ये मल्टीप्लाई 0.98 और वो जो 0.62 था वो 0.617 था एक्चुअली आंसर, 0.617 एक्चुअल आंसर यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.34, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। हाँ जी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आ गया। The variation with time t of the displacement of the amplitude modulation is shown. The sign information देख लें प्लीज, इसको पढ़ने जरा। हाँ जी, the sinusoidal information signal has frequency 10 kilohertz. Determine the frequency of carrier wave. Carrier wave की frequency निकालनी है। Carrier wave ये अंदर जो नजर आ रही है, तो यहाँ से एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है, ये क्रस्ट है और ट्रफ, दो वेव्स 10 माइक्रोसेकंड में खत्म हो रही हैं, तो एक वेव 5 माइक्रोसेकंड में खत्म होगी। तो टाइम पीरियड है 5 × 10⁻⁻⁶, देखो ना, इतने 5 में एक वेव खत्म हो रही है कैरियर की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 ओवर टाइम पीरियड, तो 1/5 × 10⁻⁻⁶, ये ऊपर मिलियन ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁶/5,
तो 2 लाख आ जाएगा। हाँ जी, इसका आंसर आ रहा है 2 × 10⁵, 2.06 का ख्याल रखिए। तो हमने कैरियर की फ्रीक्वेंसी निकाल ली भाई। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको। ऑन द एक्सिस द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाना है भाई, आपने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाना है। तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी 10 है और इसकी कितनी है 2 लाख। 10 किलो हर्ट्ज 10,000 है और ये 2 लाख है। 10 किलो हर्ट्ज और ये कितनी है 200 किलो हर्ट्ज, ऐसे लिख लो ना। अच्छा, तो 3 लाइनें बना देंगे। टू द स्केल बनाएं, नहीं जीरो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये अगर FC है 10 किलो हर्ट्ज पीछे आ जाए, 10 किलो हर्ट्ज आगे चले। ये कितनी है 200 किलो हर्ट्ज। अब एक बन जाएगी 190 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे बनाता हूँ। ये 190 किलो हर्ट्ज पे एक लाइन बन जाएगी और 210 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल। ये बन जाएगी 210 किलो हर्ट्ज पे। साइड बैंड्स बन जाएंगे। ये है FC - FA और ये क्या FC + FA। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा भाई नेक्स्ट, ये इतना सही था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सिटी स्कैन का प्रिंसिपल बताना है। तो क्या करते हैं सिटी स्कैन में, एक स्लाइस ऑफ बॉडी का 2 डायमेंशनल पिक्चर लेते हैं। एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर को घुमा के 2D पिक्चर्स लेते हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, और ये प्रोसेस रिपीट करते हैं डिफरेंट स्लाइसेस के लिए टू फॉर्म अ 3D। और ये तमाम इमेजेस कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर इन इमेजेस को मिला के एक 3D इमेज बना सकता है जिसको घुमा के देख सकते हैं। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपने याद किए हुए हैं। ठीक है, ये में आता है। ओके नेक्स्ट बेटा, मैग्नेटिज्म आ गया जनाब। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग द रेक्टेंगल PQR, इतनी बड़ी रेक्टेंगुलर स्लाइस ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल एट अ राइट एंगल टू द फेस PQFE। PQ से एंटर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। A uniform magnetic flux density B is directed into the slice at a right angle। ठीक है जी, राइट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज -q एंड ड्रिफ्ट स्पीड v। स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन ईच इलेक्ट्रॉन दैट एंटर इन द स्लाइस। हाँ जी बेटा, हमें क्या बताना है, फोर्स बतानी है। स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड यूँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे जा रहे हैं तो ये थंब इस साइड पे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी टुवर्ड्स फेस, ये वाला फेस, इस साइड पे फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे, इस साइड पे शेडेड फेस QF ये, और क्या लगेगी, स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड निकालनी है, F = QVB। Q पता है 1.6 × 10⁻⁻19। ड्रिफ्ट स्पीड पता है आपको, ड्रिफ्ट स्पीड। स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो एक्सप्रेशन ही आएगा, ये तो वैल्यू सही नहीं हमारे पास। हाँ जी, मैग्नीट्यूड QEB बिल्कुल सही है, और डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम P to Q, हम कुछ भी कह सकते हैं, सही है, डायरेक्शन में सही बताइए, शेडेड फेस की तरफ इस तरफ को फोर्स लगेगी, लिख के बता देंगे, और एक्सप्रेशन ही देना है बेटा, सही है। अच्छा आगे क्या कहते हैं, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन कॉजेज हॉल वोल्टेज टू बी एस्टैब्लिश अक्रॉस दिस। हॉल वोल्टेज का फार्मूला गिवन है, सेट द फेसेस टू विच हॉल वोल्टेज इज एस्टैब्लिश्ड। आपको पता है इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ रहे हैं ना, तो ये साइड इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये पूरी साइड इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, उसके ऑपोजिट वाली साइड को ब्लू कर देता हूँ,
ये ब्लू, ये वाली साइड, ये वाली साइड, PE PSHE, और ये वाली साइड क्या है, QFG, ये वाली साइड QFGR, ठीक है। इन दोनों के दरमियान होगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, हॉल वोल्टेज आ जाएगी ऑपोजिट फेसेस के दरमियान, बता देंगे आप। अच्छा, यूज द लेटर टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंस T। T होता है थिकनेस ऑफ द शीट। थिकनेस क्या है, ये थिकनेस है इसकी, ये तो लेंथ है ना, ये थिकनेस होती है, ये QF भी कह सकते हैं, PE भी कह सकते हैं, थिकनेस ऑफ द शीट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, Aluminium has density this much. Assume that there is one free electrons to carry charge per atom of aluminium. नहीं समझ में आया। Aluminium की density गिवन है। Assume there is one free electron available to carry charge per atom. हर atom, जितने atom उतने free electron. Show that the number of charge carrier per unit volume is this much. पहले number of atoms निकाल लें unit volume में, number of atoms निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने एटम्स हैं। देखो ना, assume that one free electron available to carry charge per atom, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे। ओके, डेंसिटी पता है आपको 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम्स हैं, 2.7 ग्राम्स हैं। ओके, अच्छा, अगर इसके 27 ग्राम्स होते तो कितने पार्टिकल्स होते, 1 मोल होता ना, 1 मोल होता, कितने पार्टिकल्स होते, 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब कितना मैस है पर cm क्यूब, इतना, कितने होंगे, n, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1/10 हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 6.02 इंटू 10 पावर 22 पर cm, ठीक है। 1 cm क्यूब में इतने होंगे, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे, इसका आपको पता है ना, 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब होती हैं, 10 पावर 6 cm क्यूब होते हैं, तो 1 cm क्यूब में इतने हैं, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे, इसको 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने आइटम्स हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10 पावर 28 पर मीटर क्यूब, आइटम्स पर मीटर क्यूब, ऐसे होना चाहिए, पर मीटर क्यूब। 8 मीटर क्यूब में इतने आइटम्स होंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। देखो ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस डेंसिटी का क्या मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना मैस है। अच्छा, इतने मैस में आपको बताया, इतने मैस हो, 1 मोल होता है तो इतने आइटम्स होते हैं, इतने मैस में कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने पार्टिकल्स हैं, तो 1 मीटर क्यूब में 10 पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा, इतने। तो जितने पार्टिकल्स हैं उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6.02 इंटू 10 पावर 28, और वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब, तो यही नंबर डेंसिटी आ जाएगी। अच्छा, आगे कहते हैं द सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम हैज थिकनेस दिस मच, द करंट इन द फॉइल इज दिस मच, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स इज दिस मच, यूज द वैल्यू टू कैलकुलेट द हॉल वोल्टेज। हॉल वोल्टेज का फार्मूला ये है जी, हॉल वोल्टेज किसके इक्वल है, IB ओवर NTQ, है ना। I कितना है, 4.6, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.15 टेस्ला लिखने की जरूरत नहीं, एन नंबर डेंसिटी आपने निकाल ली है, 6.0 इंटू 10 पावर 28, 6.02 पूरा लिखो आप यहाँ पे। टी थिकनेस कितनी है, थिकनेस गिवन है, थिकनेस पढ़ा थी मैंने कहीं पे, ये है 0.09 मिलीमीटर, मीटर में लेंगे 0.09 इंटू 10 पावर -3 मीटर में चेंज करने के लिए, और चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19। हाँ जी, ये आ रही है 8 इंटू 10 पावर -7 वोल्ट।
8.0 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट। बेटा ये आ रही है वोल्टेज, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट। डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है ना आपको? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। In an alpha scattering experiment, alpha particles are directed towards a thin film of gold as shown, thin field of gold है. The apparatus is in vacuum. The gold nuclei may be considered at fixed point charges. Alpha particles emitted from the source have an energy this much. The initial kinetic energy joules में निकालनी है। जितनी इलेक्ट्रॉन्स, जितनी उनकी एनर्जी है उसको जॉल में कन्वर्ट कर दें। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द सोर्स, जॉल में। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई? 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इज इक्वल टू 4.8 मेगा 1 मिलियन को बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे तो जॉल में आंसर आ जाएगा। (7.7 इंटू 10⁻12 -13 7.7 इंटू 10⁻13। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। द डिस्टेंस d ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द गोल्ड न्यूक्लियाई। क्लोजेस्ट अप्रोच में ये होता है ना, ये गोल्ड न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल है, ये निकालना है आपने। क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस d निकालना है। तो उसकी जितनी भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हैज बिकम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने पिछले पार्ट में निकाली थी, 7.7 इंटू 10⁻13 7.7 इंटू 10⁻13। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? के क्यू क्यू ओवर आर। के क्यू क्यू अलग से लिख लें फार्मूला। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के क्यू क्यू ओवर आर, फिर के किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। वैल्यूज डाल देंगे। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। क्यू, इस पे चार्ज 79 प्रोटॉन्स हैं, 79 ई इंटू अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है? 2 टाइम्स ई की वैल्यू भी डाल देंगे। डिवाइड बाय आर तो आपने निकालना है। आर इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, ई की वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा बेटा। (4.7 इंटू 10⁻14 4.7 इंटू 10⁻14 4.7 इंटू 10⁻14। अच्छा, इन्होंने इसको जो है ना 7.7 एक्चुअली यूज़ नहीं किया हुआ, तो राउंडेड ऑफ आंसर है। 7.68 यूज़ किया हुआ है यहाँ पे ना, आप देख लें। पिछला आंसर यूज़ करते हैं, जो एक्चुअल आंसर आया होता है वो यूज़ करते हैं, राउंडेड ऑफ आंसर नहीं यूज़ करते। यूज एन आंसर टू कमेंट द पॉसिबल डायमीटर ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियाई। अब पॉसिबल डायमीटर ऑफ गोल्ड न्यूक्लियाई क्या होगा? वो क्लोजेस्ट अप्रोच से ऑब्वियसली कम होगा, तो अप्रॉक्सीमेट इतना ही कहते हैं आप, ठीक है। जी, क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी आई है? 4.7 इंटू 10⁻14 आई है ना। तो आप ये बता दें कि क्लोजेस्ट अप्रोच से उसका कम ही होगा डायमीटर, ठीक है। ये जो आंसर है इससे, इट शुड बी लेस देन दिस। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। The upper electron energy bands in an intrinsic semiconducting material are as illustrated: conduction band, forbidden band, valence band. Use band theory to explain why the resistance of intrinsic होता है pure material decreases as the temperature rises. तो हमें पता है क्या होता है प्योर मटेरियल में, क्या होता है उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। इंट्रिंसिक मीन प्योर, इसका होता है प्योर। तो लो टेम्परेचर पे ये कंप्लीटली फिल्ड होता है,
और ये ऑलमोस्ट क्या होता है, एम्प्टी। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। मैं लिख नहीं रहा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाती है। तो जंप करते हैं यहाँ से यहाँ, जब यहाँ पे होल्स रह जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो EHPs आर फॉर्म्ड और चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज़्यादा होंगे उतनी कंडक्शन ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये आप एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट, ओ इसे क्या हो गया, जी जनाब, नेक्स्ट प्लीज, आगे चल रहे हैं। बी पार्ट, अ कंपैरेटर सर्किट इनकॉर्पोरेटिंग एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज शोन इन फिगर दिस। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर और कंपैरेटर सर्किट है, ठीक है, ओके। ये आपको नजर आ रहा है सब कुछ। ये पोटेंशियल डिवाइडर है, वोल्टेज डिवाइडर है। जितनी वोल्टेज इसको मिलेगी वो यहाँ आ जाएगी और जितनी वोल्टेज इसको मिलेगी वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है आपसे वो, द वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड इसका रेजिस्टेंस का गिवन है ग्राफ आपको। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का ग्राफ गिवन है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है। डिटरमिन द टेम्परेचर एट विच लाइट एमिटिंग डायोड स्विचेस ऑफ एंड ऑन। किस टेम्परेचर पे ये स्विच ऑन और ऑफ होगा, स्विचिंग करेगा, ऑन होगा या ऑफ होगा। बेटा जब तक यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव रहेगी ये ऑफ हो जाएगा, जब यहाँ पे वोल्टेज जीरो होगी तो भी ऑफ रहेगा, जब वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव होगी तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज स्विचिंग कब होती है, जब यहाँ पे आउटपुट जीरो के बाद होती है। स्विचिंग तब होती है, मतलब जब पॉजिटिव आ रहा था तो ये ऑफ था, जब जीरो है तो ये ऑफ है, जब नेगेटिव होगा तो ये ऑन हो जाएगा। मतलब जीरो पे स्विचिंग होती है। और आउटपुट जीरो कब होती है, जब यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज सेम होती है और वी नेगेटिव इज इक्वल टू वी पॉजिटिव। अच्छा, अब स्विचिंग के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों की वोल्टेज सेम होनी चाहिए। अब जितनी वोल्टेज यहाँ मिल रही है उतनी वोल्टेज यहाँ होनी चाहिए। क्या पूछ क्या रहा है वो आपसे, क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन द टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर बताना है जिससे स्विचिंग होगी। तो पहले तो वोल्टेज निकाल लेना, इसकी रेजिस्टेंस निकालने कितनी होगी। हाँ भाई, तो यहाँ की वोल्टेज को बोल लेता हूँ V1, यहाँ की वोल्टेज को बोल लेता हूँ V2, इसको वोल्टेज मिल रही है V2 और इसको वोल्टेज मिल रही है V1। हाँ जी, तो स्विचिंग कब होगी, जब V1 V2 के इक्वल होगा। और जब उन दोनों की यहाँ पे वोल्टेज, इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज इक्वल तब होगी जब इन दोनों की रेशियो सेम होगी। तो वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस रेशियो होती है ना, तो हम कह सकते हैं दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस। सो मैंने इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, तो 1.5 ओवर 1.2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर ओवर 1.76। ये रेशियो और ये रेशियो सेम होगी तो इधर इधर वोल्टेज सेम मिलेगी, रेशियो सेम होनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब क्या करता हूँ, RT ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R टोटल किसके इक्वल हो जाएगी, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.76 डिवाइड बाय 1.2। सॉल्व करते हैं इसको, तो फिर पहले रेजिस्टेंस आएगी फिर टेम्परेचर निकाल लेंगे। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.76 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1.2, 2.2 किलो ओम्स। इसकी रेजिस्टेंस 2.2 किलो ओम्स होगी। 2.2 किलो ओम्स अब किस टेम्परेचर पर होती है ये चेक कर लेते हैं। 2.2 किलो ओम्स किस टेम्परेचर पर होती है ये चेक कर लेते हैं। ये 2 है, 2.5 है, ये 2, 2.1, 2.2 ये। अब ये मैं टेम्परेचर चेक करने लगा हूँ यहाँ से नीचे, ये नीचे आए, नीचे नीचे, ये टेम्परेचर, ये 10 है, ये 14 डिग्री के ऊपर स्विचिंग होगी। स्विचिंग कहाँ पर होगी, 14 डिग्री पे। बेटा आपको क्या देखना है, किस केस में स्विचिंग होगी। स्विचिंग कब होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होते हैं तो स्विचिंग होती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान में जीरो होता है। तो पहले जीरो कब आता है, जब ये दोनों इनपुट सेम होती हैं। ये दोनों इनपुट्स कब सेम होंगी, जब यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज इक्वल होगी। ये दोनों वोल्टेजेस कब इक्वल होंगी, जब इनकी रेजिस्टेंस रेशियो और इनकी रेजिस्टेंस रेशियो इक्वल होगी। इसको यूज करके इसकी रेजिस्टेंस निकाल ली और इस रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर निकाल लिया। 14 डिग्री पे स्विचिंग होगी। मार्किंग स्कीम देखना तो सही भी किया कि गलत तो नहीं कर दिया, 14 सही है। अच्छा भाई जनाब आगे चल रहे हैं।
State and explain whether the thermistor is above or below the temperature calculated in this. State and explain whether the thermistor is above or below the temperature calculated in to LED to emit light. LED को लाइट एमिट करने के लिए LED लाइट एमिट कब करेगा? LED लाइट एमिट करेगा when output will be नेगेटिव. नेगेटिव V आउट होगी तो एमिट करेगा. नेगेटिव कब होगी? जब V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, मतलब यहाँ की वोल्टेज ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा वोल्टेज होगी. अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा कब होगी? जब इसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी. जब इसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी, यहाँ ये वाली वोल्टेज, इसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी. इसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी? यहाँ पे वोल्टेज कम होगी. और वोल्टेज कब कम होती है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है. ऑपोजिट रिलेशन है ना. जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो यहाँ वोल्टेज कम होती है. दोबारा देखिए, ये एलईडी कब ग्लो करेगा? जब आउटपुट नेगेटिव होगी. आउटपुट नेगेटिव कब होगी? जब ये बड़ा होगा, वी नेगेटिव बड़ा होगा. वी नेगेटिव कब बड़ा होगा? जब इसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी. इसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी तो फिर यहाँ वोल्टेज कम मिलेगी. यहाँ वोल्टेज कम कब होगी? जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी. और इसकी रेजिस्टेंस कब कम होती है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है. जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इट विल बी अबव 14 डिग्री सेल्सियस. इट विल बी अबव 14 डिग्री सेल्सियस, तो ये ग्लो करेगा. जब 14 से अबव होगा तो ये ग्लो करेगा. ये आपको एक्सप्लेन कर देना पूरा. मार्किंग स्कीम देख लो. हाँ जी, इट विल बी अबव. अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज. स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हाँ जी, क्या होता है जी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. अच्छा, बी पार्ट. अ सोलेनॉइड एस हैज अ स्मॉल कॉइल. अ सोलेनॉइड एस हैज अ स्मॉल कॉइल सी प्लेस्ड नियर टू इट. ये कॉइल है जिसका आपको वो भी गिवन है, डायमीटर भी गिवन है. ओके, the terms भी given है. The coil sees circular cross section diameter this much, 63 turns हैं. The solenoid produces a uniform magnetic flux density of the in Tesla in the region of the coil given by the expression this. जहाँ पे coil पड़ा हुआ है, in the region of coil C उसका magnetic flux इतना है. Where I is the current in ampere. The variation with time t of the current in solenoid is given by this. State 2 times at which there is no electromotive force induced in coil C. No electric motive force induced in coil C. देखो बेटा, ये करंट टाइम ग्राफ है सोलेनॉइड का. करंट और फ्लक्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये फ्लक्स टाइम ग्राफ है सोलेनॉइड का. अब इसका जो ग्रेडियंट होता है वो ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो यहाँ पे ग्रेडियंट कहाँ कहाँ जीरो है? यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो है, यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो है, यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो है. तो किस टाइम पे? T1 टाइम पे, T3 टाइम पे, T5 टाइम पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होगी. T1, T3, T5, T7 जहाँ पे ग्रेडियंट जीरो है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होगी. अच्छा भाई, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम बट ऑपोजिट पोलैरिटी. इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम जहाँ पे ग्रेडियंट मैक्सिमम है. यहाँ पे ग्रेडियंट मैक्सिमम है और यहाँ पे ग्रेडियंट मैक्सिमम है. और T2 एंड T4 या T4 एंड T6 ऑपोजिट पोलैरिटी होगी. ठीक है जी, ये हो गया. नेक्स्ट जी बेटा, सी पार्ट. द ऑल्टरनेटिंग करंट इन सोलेनॉइड एस इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पियर. ओके, कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल सी व्हेन द करंट इन एस इज रिवर्स्ड इन दिस मच टाइम. ओके, हमें डेटा चाहिए, हमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है ना. ईएमएफ इंड्यूस्ड वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. फाई किसके इक्वल होता है? फाई कॉइल में जो फाई होता है वो होता है NBA पता है ना आपको? डेल्टा NBA ओवर डेल्टा टी. डेल्टा चेंज होता है. अच्छा, बी भी उसने बी का भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको. बी का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? डेल्टा इधर ही रहने दें, एन इधर ही रहने दें. बी का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? 9.4 इंटू 10⁻³ I इंटू A ओवर डेल्टा टी, है ना. बी का एक्सप्रेशन दिया हुआ था ना ऊपर, चेक करो जरा.
ये 9.4 इंटू 10 पावर -4 आई, 9 -4 है भाई, माइनस, तो मैं इसको एक्सपेंड करता जा रहा हूँ, ये -4 है जनाब, -4। अच्छा, अब डेल्टा उसके साथ आता है जो चीज़ चेंज हो रही होती है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है तो ये डेल्टा से बाहर आ जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा, ये एन भी कांस्टेंट है, एन भी बाहर आ जाएगा, 9.4 इंटू 10 पावर -4 भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी एन भी बाहर, ये भी बाहर। एरिया भी कांस्टेंट है, एरिया की जगह लगा लें पाई डी स्क्वायर और 4, पाई डायमीटर का स्क्वायर और 4 नीचे आ जाएगा ना, तो नीचे आ जाएगा 4 डेल्टा टी, और ब्रैकेट पे क्या रह जाएगा, एरिया भी बाहर आ गया, पाई, ये एरिया है ना, पाई डी स्क्वायर और 4 होता है, और ब्रैकेट पे क्या रह गया, डेल्टा आई रह गया बस। डेल्टा उसके साथ होता है जो चीज़ चेंज हो रही होती है। करंट कितना चेंज हो रहा है आपका, करंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट करंट है, करंट टाइम ग्राफ ना, कांस्टेंट करंट है। ये पहले +5 था, रिवर्स होने का मतलब ये हुआ कि यूं ये -5 हो गया, ये -5 हो गया, और कितने टाइम में हुआ, ये टाइम गिवन है आपको 6 मिली सेकेंड में, ये 6 मिली सेकेंड में +5 से -5 हो गया, +5 से -5 हो गया। अब मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 63 थे मेरे ख्याल से नंबर ऑफ टर्न्स, चेक करूँ, (63 टर्न्स। मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ बेटा, 63 टर्न्स मल्टीप्लाई बाय 9.4 इंटू 10 पावर -4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डायमीटर कितना है, डायमीटर 3.6 इंटू 10 पावर -2, पाई डी स्क्वायर 4 डायमीटर 3.6 इंटू 10 पावर -2, 3.6 इंटू 10 पावर -2 होल स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर 4 तो नीचे आ जाएगा। अच्छा, 4 डेल्टा टी कितना है, 6 मिली सेकेंड्स, 6 इंटू 10 पावर -3। अब डेल्टा आई कितना है, डेल्टा आई क्या होता है, चेंज इन करंट। पहले कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस टू मर्जी कर लें, 5 था, रिवर्स हो गया -5, मतलब 10 हो गया, 10 चेंज 10 का है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे करंट की जगह 10, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स NBA, एन बी की जगह ये आ गया, एरिया की जगह पाई डी स्क्वायर 4, ये सब कुछ आ गया। अच्छा, अभी वैल्यूज डाल के सॉल्व कर रहे हैं, इसको वैल्यूज डाल के सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। 0.10 मार्किंग सिम चेक करने दो। अच्छा, उन्होंने 10 को ना, ये 10 को 10 नहीं लिखा हुआ, लिखा 2 इंटू 5, वो एक ही बात है ना, यहाँ पे 2 शुरू में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 5 10 ही होता है, हमने 10 लिख दिया। चेंज इन करंट, पहले +5 था, -5 है, तो चेंज कितना आया, +5 से -5 आने में 10 का चेंज आया ना, तो चेंज इन करंट 10 लिखेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, शुक्र है। हाँ जी, रेडॉन 222 इज रेडियो एक्टिव, decays randomly with the decay constant 7.5 and फला फला, ठीक है जी। डिके कांस्टेंट इतना है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रैंडम डिके। रैंडम का मतलब क्या होता है, एवरी न्यूक्लियर हैज सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिटिंग रेडिएशंस, और एक और बात भी होती है, इट इज अनप्रिडिक्टेबल। अच्छा, डिके कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, डिके कांस्टेंट होता है ना, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग अ गिवन न्यूक्लियर पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। लास्ट देखिए, लास्ट पार्ट इसका, वी पार्ट, द एक्टिविटी ऑफ द गैस ऑफ द सैंपल, द एक्टिविटी ऑफ रेडॉन गैस इन अ सैंपल ऑफ दिस मच ऑफ एयर इज टेकन फ्रॉम अ बिल्डिंग इज दिस मच। देयर आर इतने एयर मॉलिक्यूल्स इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर। कैलकुलेट फॉर 1 मीटर क्यूब द एयर, द रेशियो, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स और द नंबर ऑफ रेडॉन आइटम। नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स तो गिवन है आपको, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1 मीटर क्यूब में, इतने हैं 1 मीटर क्यूब में, 2.52 इंटू 10 पावर 25 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेडॉन आइटम्स 1 मीटर क्यूब में कितने हैं। पहले तो 1 मीटर क्यूब की एक्टिविटी निकाले ना, इतने की ये एक्टिविटी है तो 1 मीटर क्यूब की कितनी होगी, तो आप लिख सकते हो 4.8 इंटू 10 पावर -3 की एक्टिविटी है 0.600 बैकरल, तो 1 मीटर क्यूब की कितनी एक्टिविटी होगी, x।
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू ये जाके डिवाइड हो जाएगा 0.600 ओवर 4.8 इंटू 10 पावर -3 को सॉल्व किया। हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर? सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे। 0.600 डिवाइडेड बाय 4.8, 125 बैकरल्स। अच्छा 125 बैकरल्स आ रहे हैं ना। अच्छा अब हमें फार्मूला पता है ना, ए इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एन। एक्टिविटी कितनी है 125, लैम्डा कितना है, लैम्डा गिवन था, लैम्डा कितना था, डीके कांस्टेंट 7.55 इंटू 10 पावर -3, 7.55 इंटू 10 पावर -3, 7.55 इंटू 10 पावर -3 ये लेकिन पर आवर है ना, तो पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको सेकंड पे डिवाइड करेंगे इंटू एन। सॉल्व करेंगे तो बेटा एन की वैल्यू आ जाएगी और ये एन की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ये जो भी आंसर आएगा एन के लिए यहाँ पे डाल देंगे तो ये रेशियो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ए निकाल लिया और वहाँ पे डालेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ये आ रहे हैं 5.96 इंटू 10 पावर 7, ये वैल्यू आ रही है 5.96 इंटू 10 पावर 7 और सब कुछ करने के बाद क्या आंसर आ रहा है 4.6 इंटू 10 पावर 17, 4.2 सॉरी, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हो गया पेपर, थैंक यू स्टूडेंट्स।